गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आइडिया ऑफ सत्याग्रह उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमने पिछले क्लास में बात की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और भारत पे उसका क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट था उसके बारे में बात की थी। तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो हम सत्याग्रह के बारे में बात करने से पहले वो भारत में कैसे एक्सपेंशन हुआ उसका जो है महात्मा गांधी के द्वारा। तो सबसे पहले जी महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कब आए? अफ्रीका से रिटर्न होकर के वापस आते हैं 1915, ठीक है। कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से रिटर्न होके इंडिया आते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया आते हैं उसके पहले वो यहाँ पे पूरे भारत में अपने आप को विचार करते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। इन सब मूवमेंट के बाद उन्होंने एक जो उनकी खुद की थियरी थी जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उसके बारे में उन्होंने अफ्रीका में काफी काम कर चुके थे उसके बारे में। तो अफ्रीका में जब वो काम कर चुके थे आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में, तो क्या क्या पॉइंट उसमें था उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला है रेसिस्ट रिजिम, ठीक है। रेसिस्ट रिजिम मतलब जो नस्लवादी या जो है कलर बेस्ड, आप लोगों ने क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा है सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। तो वहां से जब आप देखेंगे तो रेसिस्ट मूवमेंट वहां चल रहा था और एक तरह से आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो रंग भेदी नीति थी, जो मूवमेंट था वहां पे, उसके खिलाफ गांधी जी खड़े होकर के उसके खिलाफ आवाज उठाई और आवाज उठाने के दौरान वहां पे उस चीज को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। तो ये रेसिस्ट मूवमेंट वो चला चुके थे, तो ये उनके लिए नया कोई पॉइंट नहीं था और वो भारत में इसको एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दूसरा पॉइंट क्या था? नोवेल मूवमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था? नोवेल मेथड। नोवेल मेथड मतलब एक तरह से जो हमारी विचारधारा है, जो उसमें एक तरह से जो ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इन सब का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई पड़ता है। विचारधारा की उच्चता दिखाई पड़ती है, हायर लेवल थिंकिंग दिखाई पड़ती है। इससे जो है नोवेल मेथड के बारे में बात चलती है। फिर उसका तीसरा पॉइंट था मास एजुकेशन, ठीक है। मास मतलब बड़े संख्या में क्या हुआ? बड़ी संख्या में लोगों का उनको जन समर्थन मिला, मास मूवमेंट बन गया। तो ये साउथ अफ्रीका में आने से पहले वो काम कर चुके थे रेसिस्ट रिजाइन पे, नोवेल मेथड पे, मास एजुकेशन पे। तो वो एक तरह से जो आइडिया उनका था सत्याग्रह का वो काफी सक्सेसफुल हो चुका था। फिर उसके बाद वहां पे वो दूसरी बात करते हैं सत्याग्रह। हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का वास्तविक मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या होता है? पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ। जैसे लोग कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीजें तो पहले हम लोग जो है, आप अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी थोड़ा क्लास आपको 6 में ले जाना चाहेंगे, जब हमने जो है महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के विचार पढ़े थे, उसमें उन लोगों के शिक्षाओं में जो एजुकेशन थी उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो जो 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी की बात है। उस समय जो है जो महात्मा बुद्ध ने सत्य की बात की थी, उसी सत्य के लिए जो है 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी एक अपने आइडिया को लेकर आते हैं कि सत्य, जो सत्य है उसके लिए हमें आग्रह करना है। पावर ऑफ ट्रूथ, जो शक्ति है सत्य की, उसके बारे में बात करनी है। सर्च फॉर ट्रूथ, हमें सत्य की खोज के बारे में भी विचार करना चाहिए। इन सब चीजों से उन्होंने सत्याग्रह को डेवलप किया और लोगों को समझाया कि नहीं, हम वास्तविक रूप से सत्य के बारे में जान करके लोगों को सही रास्ते पर ला करके ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने का काम कर सकते हैं। एक तरह से हम स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, आजादी हासिल कर सकते हैं। ये उनको एक तरह से बड़ी पावर थी। बड़ी पावर थी, किसकी पावर थी? सत्याग्रह की। दूसरा उनका हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। दूसरा पॉइंट क्या था? नॉन वायलेंस। दूसरा पॉइंट नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। अब किसी भी व्यक्ति को हमने यहाँ पे आपको बोर्ड में लिखा है मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से
जब किसी को हिंसा न पहुंचाई जाए वही नॉन वायलेंस होता है, वही गांधी जी के लिए सही मीनिंग होती है। कोई भी विद्रोही चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए हमारे मन में कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए, मन में कोई दोष नहीं होना चाहिए। मन, वचन और कर्म से हिंसा, मन का मतलब आंतरिक मनोभाव में हमारे किसी के प्रति विचार, गलत विचार नहीं आने चाहिए। वचन, किसी को हम जो है हिंसा ना पहुंचाए अपने वचन के द्वारा, कटुवाणी बोल करके, और फिर उसके बाद कर्म के द्वारा किसी को हम मारपीट झगड़े इस तरह से जो है एक तरह से उनको दबा करके हम किसी को हिंसा ना पहुंचाएं। इसका नॉन वायलेंस का सही मीनिंग क्या है? मन, वचन और कर्म से जो है जो हिंसा ना हो वही नॉन वायलेंस है। इसको हम धर्म के रूप में धारण कर सकते हैं, धर्म के रूप में धारण कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसको, ये होता क्या है? ये कॉन्शियस माइंड की चीज है। किसकी माइंड से? किसी चीज है कॉन्शियस माइंड का मतलब हमारा अंतःचेतन मन है, अंतःचेतन मन है। उस मन में हमने जो है ठान रखा है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी का दूसरा हथियार था नॉन वायलेंस। पहला क्या था? पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य और अहिंसा, दो हथियार थे गांधी जी के पास, जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यहां से जाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था। और देखो, स्ट्रगल किसके खिलाफ करना है? हमें स्ट्रगल किसके खिलाफ करना है? इनजस्टिस के खिलाफ करना है। किसके खिलाफ करना है? इनजस्टिस के खिलाफ करना है। इनजस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ करना है, चाहे वो अन्याय महिलाओं के प्रति हो, चाहे वह अन्याय जो है गरीब तबके के प्रति हो, चाहे वो पिछड़े समुदाय के प्रति हो, चाहे किसी, मतलब एक तरह से कई सारी चीजें आपको इंगेज करती हैं कि आप जो है किसी को भी इनजस्टिस नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते। और आज जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय संविधान में इनजस्टिस को लेकर के कई सारे अगर प्रियम्बल को देखें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो मतलब जस्टिस हमको क्या चाहिए? सोशल चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, और क्या चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पॉलिटिकल न्याय चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे साथ किसी प्रकार का अगर भेदभाव होता है, किसी प्रकार के हमारे साथ इनजस्टिस होता है, उसके खिलाफ हमें मूवमेंट करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए हमें जागना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, फिजिकल फोर्स के माध्यम से किसी से न्याय नहीं प्राप्त किया जा सकता। मतलब ऑपरेसर जो है, ऑपरेसर का मतलब जो हमें शोषित कर रहा है, जो शोषक वर्ग है, उसको हम फिजिकल फोर्स के माध्यम से हटाने का प्रयास नहीं कर सकते। उसको हम अनुग्रह, अनुनय, विनय और आइडिया ऑफ सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, पावर ऑफ ट्रूथ के माध्यम से उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम अब इनके बाद जो है सत्याग्रह का विचार आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। हमने आपसे बात की, महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस आते हैं, और फिर उसके बाद रेसिस्ट रेजिम, नोवेल मेथड, मास एजुकेशन के माध्यम से वो वहां पे प्रयोग कर चुके थे। तो वो जब सत्याग्रह भारत में प्रयोग करते हैं तो पावर ऑफ ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो है वो उनके लिए एक तरह से हथियार के रूप में होता है। नॉन वायलेंस का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, तो मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना, अपने अवचेतन मन के द्वारा किसी को जो है अन्याय न पहुंचाना, किसी को ऑपरेसर को जो है फिजिकल फोर्स नहीं करना, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, एक तरह से सत्याग्रह की मूल थीम थी। मूल विचार यही है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या। उसके बाद गांधी जी जब पूरा भारत में अपने आप को घूमते हैं, देखते हैं, यहाँ के लोगों को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो 3 मूवमेंट चलाते हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले शुरू होते हैं। वो छोटे लेवल पे थे, लोकल लेवल पे थे। उनमें जो पहला मूवमेंट होता है वो किसानों का मूवमेंट है, चंपारण। कौन सा मूवमेंट है? चंपारण मूवमेंट 1917। चंपारण मूवमेंट 1917 का है। ये कहां पे है? पीजेंट मूवमेंट है। किसका मूवमेंट था? इंडिगो प्लांटर्स का। इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम को लेकर के यहाँ पे विरोध चल रहा था। कौन सा? इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। इंडिगो का मतलब नील की खेती। पहले जो है, आज तो सिंथेटिक कलर यूज करते हैं हम लोग कपड़ों में, लेकिन तत्कालीन समय में नील जो कपड़े को रंगने के काम में आती थी, उसकी खेती बिहार के चंपारण में होती थी। अंग्रेजों के द्वारा उस मूवमेंट में पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो वहां पे बिहार के कुछ लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उसके बाद जो है वहां पे राजकुमार शुक्ल थे, जो महत्वपूर्ण लीडर थे लोकल लेवल पे। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि चंपारण मूवमेंट के लिए आप बिहार आइए। तो बिहार जाकर के जो है गांधी जी ने वहां का दौरा किया। दौरा करने के बाद सही स्थिति को, वस्तुस्थिति को समझा, और समझने के बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की कि हमें इन सब चीजों के बारे में बात की जाए। तो कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने जो है चंपारण मूवमेंट की स्थिति को समझकर किसानों के जो समस्याएं थी उसको हल करने का प्रयास
किया। दूसरा मूवमेंट उन्होंने 1918 में किया। वो मूवमेंट क्या था? खेड़ा का मूवमेंट था। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में था। ये किस लिए था? रेवेन्यू डिमांड को डिक्रीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। वहां पे दुर्भिक्ष वगैरह पड़ रहे थे, फैमाइन आ रहे थे और किसानों की इनकम क्या हो रही थी? कम हो रही थी। इसलिए खेड़ा गुजरात में नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और 1980 में वहां पे जाकर के गुजरात, गांधी जी मूलतः गुजरात के ही रहने वाले थे, तो वहां पे उन्होंने खेड़ा मूवमेंट चलाया जो किसानों का मूवमेंट था और रेवेन्यू डिमांड को लेकर के था। ये एक उन्होंने 1980 में सफल मूवमेंट किया जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात राज्य में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है। और 1980 में एक और मूवमेंट करते हैं गांधी जी, वो है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट। कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट। कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट का मतलब ये है, कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट का मतलब कि जो कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर थे, कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर थे, उनको जो है सही तरीके से बोनस, उनको सही तरीके से वेतन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो लोग हड़ताल पे चले गए थे, स्ट्राइक पे चले गए थे। इस वजह से गांधी जी को वहां पे इनवाइट किया गया और अहमदाबाद जो कॉटन मिल वर्कर्स का मूवमेंट था उसको ऑर्गेनाइज किया गया। उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया और उनको सही तरीके से जो बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, उनसे अपनी डिमांड को पूरा करवाने का प्रयास किया। और ये जो तीनों पॉइंट है बेटा, ये आपके मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। चंपारण 1917 बिहार, ठीक है, 1980 खेड़ा और 1918 अहमदाबाद। ये तीनों मूवमेंट एक तरह से आपके कोई 2 क्वेश्चन आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आने हैं और हर बार देखोगे कि इससे क्वेश्चन बना हुआ है मैप का, तो इसको आप मैप में करेंगे और ये दोनों स्थान को भारत के पॉलिटिकल बाउंड्री वाले मैप में लेकर के इसको प्रैक्टिस करेंगे तीनों, और ये जरूर पूछा जाएगा, जान लीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।